नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 की हिस्ट्री का चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं और आज हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी 11th क्लास की। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आधुनिकीकरण के रास्ते। 19वीं सदी की शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था। लंबी परंपरा के वारिस छिंग राजवंश की सत्ता अक्षुण्ण जान पड़ती थी, जबकि नन्हा सा द्वीप देश जापान अलग थलग पड़ा हुआ प्रतीत होता था। उसके बावजूद कुछ ही दशकों के भीतर चीन अशांति की गिरफ्त में आ गया और औपनिवेशिक चुनौती का सामना नहीं कर पाया। छिंग राजवंश के हाथ से राजनीतिक नियंत्रण जाता रहा, वह कारगर सुधार करने में असफल रहा और देश गृह युद्ध के लपटों में आ गया। दूसरे, जापान एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में, औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना में और वहाँ तक कि ताइवान 1895 तथा कोरिया 1910 को अपने में मिलाते हुए एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करने में सफल रहा। उसने अपनी संस्कृति और अपने आदर्शों की स्रोत भूमि चीन को 1894 में हराया और 1905 में रूस जैसी यूरोपीय शक्ति को पराजित करने में कामयाब रहा। चीनियों की प्रतिक्रिया धीमी रही और उनके सामने कई कठिनाइयां आई। आधुनिक दुनिया का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी परंपराओं को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया, साथ ही अपनी राष्ट्र शक्ति का पुनर्निर्माण करने और पश्चिमी और जापानी नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि असमानताओं को हटाने और अपने देश के पुनर्निर्माण के दुहरे मकसद को वे क्रांति के जरिए ही हासिल कर सकते हैं। 1949 में चीनी साम्यवादी पार्टी ने गृह युद्ध में जीत हासिल की, लेकिन 1970 के दशक के आखिर तक चीनी नेताओं को लगने लगा कि देश की विचारधारात्मक व्यवस्था उसकी आर्थिक वृद्धि और विकास में बाधा डाल रही है। इस वजह से अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए, यद्यपि इससे पूंजीवाद मुक्त बाजार की वापसी हुई। तथापि साम्यवादी दल का राजनीतिक नियंत्रण अभी भी बरकरार रहा। जापान उन्नत औद्योगिक राष्ट्र बन गया, लेकिन साम्राज्य की लालसा ने उसे युद्ध में झोंक दिया। 1945 में आंग्ल अमेरिकी सैन्य शक्ति के सामने उसे हार माननी पड़ी। अमेरिकी आधिपत्य के साथ अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई और 1970 के दशक तक जापान अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करके एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। जापान का आधुनिकीकरण का सफर पूंजीवाद के सिद्धांत पर आधारित था और यह सफर उसने ऐसी दुनिया में तय किया जहां पश्चिमी उपनिवेशवाद का प्रभुत्व था। दूसरे देशों में जापान के विस्तार को पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करने और एशिया को आज़ाद कराने की मांग के आधार पर उचित ठहराया गया। जापान में जिस तेजी से विकास हुआ, वह जापानी संस्थाओं, जापान में समाज में परंपरा की सुदृढ़ता, उनकी सीखने की शक्ति और राष्ट्रवाद की ताकत को दर्शाता है। चीन और जापान में इतिहास लेखन की लंबी परंपरा रही है, क्योंकि इन देशों में यह माना जाता है कि इतिहास शासकों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का काम करता है। ऐसा समझा जाता है कि अतीत वे मानक पेश करता है जिनके आधार पर शासकों का आकलन किया जा सकता है। इसीलिए शासकों ने अभिलेखों की देखरेख, राजवंशों का इतिहास लिखने के लिए सरकारी विभागों की स्थापना की। सीमा छियन 145 से 90 ईसा पूर्व को प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार माना जाता है। जापान में भी चीनी सांस्कृतिक प्रभाव के चलते इतिहास को ऐसा ही महत्व दिया जाने लगा। मेजी सरकार के शुरुआती अधिनियमों में से एक था 1869 में एक ब्यूरो की स्थापना, जिसका काम था अभिलेखों को इकट्ठा करना। इसका एक अन्य उद्देश्य मेजी पुनर्स्थापना के बारे में मेजी विजेताओं के नजरिए से लेखन करना था। लिखित शब्द का बहुत सम्मान था और साहित्यिक कौशल को बहुमूल्य समझा जाता था। इसका नतीजा यह रहा कि भांति भांति के लिखित स्रोत उपलब्ध हैं। सरकारी इतिहास, विद्वत्तापूर्ण लेखन, लोकप्रिय साहित्य और धार्मिक पर्चे, मुद्रांकन और प्रकाशन पूर्व आधुनिक काल में महत्वपूर्ण उद्योग थे और यह संभव है कि 18वीं शताब्दी के चीन और जापान की किसी किताब के वितरण का पता लगाया जा सके। आधुनिक विद्वानों ने इस सामग्री का इस्तेमाल नए और भिन्न तरीकों से किया है। आधुनिक विद्वानों चीनी बौद्धिकों जैसे लिमांग छिचाओ या जापान में आधुनिक इतिहास के पथ प्रदर्शकों में से एक कुनिताके 1839-1931 जैसे बौद्धिक काम को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा उन्होंने पहले के यूरोपीय मुसाफिरों के लेखन, जैसे इटली के मार्को पोलो 1254 से 1324, जो चीन में 1274 से 1290 तक रहे, चीन में जेसुट पादरी मेटियो रिक्की 1552 से 1610 और जापान में लुइस फ्रॉय
1532 से 1597 जैसे बुद्धिजीवियों के काम को भी आगे बढ़ाया। इन सभी ने इन देशों के बारे में समृद्ध जानकारी दी है। आधुनिक विश्व को 19वीं सदी के ईसाई मिशनरियों के लेखन से भी फायदे हुए, जिनके काम से इन देशों के बारे में समझ बनाने के लिए बहुमूल्य सामग्री मिलती है। अंग्रेजी में चीनी जापानी इतिहास पर परिष्कृत पांडित्यपूर्ण काम का विशाल भंडार उपलब्ध है। चीनी सभ्यता में विज्ञान के इतिहास पर जोसेफ नीडहम के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य, जापानी इतिहास और संस्कृति पर जॉर्ज सैमसन के कार्य से इसकी शुरुआत हुई। हाल के वर्षों में चीनी और जापानी विद्वानों की लिखी चीज़ें अंग्रेजी में अनुदित हुई है। उनमें से कुछ विद्वान तो विदेशों में ही पढ़ाते हैं और अंग्रेजी में लिखते हैं। 1980 से कई चीनी विद्वान जापान में ही काम करते हैं और जापान में लिखते आए हैं। मतलब यह है कि हमारे पास विश्व के कई हिस्सों से आने वाला विद्वत्तापूर्ण लेखन उपलब्ध है, जो हमें इन देशों का अधिक विस्तृत और ज्ञान परिचय देता है। नाइतो कोनन 1866 से 1934 ये चीन पर काम करने वाले प्रमुख जापानी विद्वान थे, जिनके लेखन ने अन्य जापानी लेखकों को प्रभावित किया। जापान में चीन का अध्ययन करने की लंबी परंपरा रही है। नाइतो ने अपने काम में पश्चिमी इतिहास लेखन की नई तकनीकों तथा अपने पत्रकारिता के अनुभवों का इस्तेमाल किया। उन्होंने 1907 में क्योतो विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन का विभाग बनाने में मदद की। शिनारोय चीन पर 1914 में उन्होंने तर्क दिया कि गणतांत्रिक सरकार के जरिए चीनी सुंग राजवंश 960 से 1279 के काल से चले आ रहे अभिजात वर्ग के नियंत्रण केंद्रीय सत्ता को खत्म कर सकते हैं। उनका मानना था कि स्थानीय समाज को पुनर्जीवित करने का यही रास्ता है और सुधार यहीं से शुरू होना चाहिए। उन्हें चीनी इतिहास में ऐसी क्षमताएं नजर आई जो चीन को आधुनिक और लोकतांत्रिक बना सकती थी। उनके मुताबिक जापान चीन में एक अहम भूमिका निभा सकता था, लेकिन वे चीनी राष्ट्रवादी शक्ति का सही आकलन नहीं कर पाए। अब आता है परिचय। चीन और जापान के भौतिक भूगोल में काफी अंतर है। चीन विशालकाय महाद्वीपीय देश है, जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र हैं। मुख्य क्षेत्र में 3 प्रमुख नदियां हैं, पीली नदी, हुआंग है, यांगसी नदी, छांगजियांग दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी और पर्ल नदी। देश का बहुत सा हिस्सा पहाड़ी है। ये देखो रूस, या में देख सकते हो, रूस, कजाकिस्तान, मंगोलिया, मंचूरिया, ये प्रशांत महासागर, होकाइदो, ये जापान सागर, पूर्वी सागर, ये जापान है। ये होन्शुदु द्वीप है, होकाइदो है, ये तन्यो है, हिरोशिमा, क्यूशु, शिकोकू, ठीक है, ये चाइना है और ये भारत है। ये जापानी क्षेत्र 1941, ताइवान, ये पूर्वी चीन सागर। हान सबसे प्रमुख जाति समूह है और प्रमुख भाषा है चीनी पुतोंगुआ, लेकिन कई और राष्ट्रीयताएं हैं, जैसे कि उइगुर, हुई, मांचू और तिब्बती। कैंटनीज, कैंटन, गुआगंजाओ की बोली उये और संगाई की बोली वू जैसी बोलियों के अलावा कई अल्पसंख्यक भाषाएं भी बोली जाती हैं। चीनी खानों में क्षेत्रीय विविधता की झलक मिलती है और इसमें कम से कम 4 प्रमुख तरह के खाने देखे जा सकते हैं। सबसे प्रसिद्ध पाक प्रणाली दक्षिणी या कैंटोनी है, जो कैंटन है उसके आंतरिक क्षेत्रों की है। इसकी प्रसिद्धि इस बात से है कि विदेशों में रहने वाले ज़्यादातर चीनी कैंटन प्रांत से आते हैं। जाना माना हिमसम शाब्दिकता दिल को छूना यही का खाना है, जो गूंथे हुए आटे को सब्जी आदि भरकर उबाल कर बनाए गए व्यंजन जैसा है। उत्तर में गेहूँ मुख्य आहार है, जबकि सेचुआ में प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाए गए मसाले और रेशम मार्ग के जरिए 15वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा लाई गई मिर्च के चलते खासा झालदार और तीखा खाना मिलता है। पूर्वी चीन में चावल और गेहूं दोनों खाए जाते हैं। इसके विपरीत जापान एक द्वीप श्रृंखला है, जिसमें 4 सबसे बड़े द्वीप हैं, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइदो। ओकिनावा द्वीपों की श्रृंखला सबसे दक्षिण में, लगभग बहामास वाले ही अक्षांश पर मुख्य द्वीपों की 50% से अधिक जमीन पहाड़ी है। जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र में है। इन भौगोलिक परिस्थितियों ने वहाँ की वास्तुकला को प्रभावित किया है। अधिकतर जनसंख्या जापानी है, लेकिन कुछ आइनू अल्पसंख्यक और कुछ कोरिया के लोग हैं, जिन्हें श्रमिक मजदूर के रूप में उस समय जापान लाया गया था, जब कोरिया जापान का उपनिवेश था। जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। चावल बुनियादी फसल है और मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत है।
कच्ची मछली साशिमी या सुशी अब दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गई है क्योंकि इसे बहुत सेहतमंद माना जाता है। किसको? साशिमी या सुशी मछली को। जापान। राजनीति व्यवस्था। जापान पर क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, लेकिन 12वीं सदी आते आते असली सत्ता शोगुनों के हाथ में आ गई, जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे। 1603 से 1867 तक तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर कायम थे। देश 250 भागों में विभाजित था, जिनका शासन देम्यों चलाते थे। शोगुन देम्यों पर नियंत्रण रखते थे। शोगुन देम्यों को लंबे अरसे के लिए राजधानी एदो आधुनिक तोक्यो में रहने का आदेश देते थे, ताकि उनकी तरफ से कोई खतरा न रहे। शोगुन प्रमुख शहरों खदानों पर भी नियंत्रण रखते थे। सामुराई योद्धा वर्ग शासन करने वाले कुलीन थे और वे शोगुन तथा देम्यों की सेवा में थे। 16वीं शताब्दी के अंतिम भाग में 3 परिवर्तनों ने आगे के विकास की तैयारी की। पहला, किसानों से हथियार ले लिए गए और अब केवल सामुराई तलवार रख सकते थे। इससे शांति और व्यवस्था बनी रही, जबकि पिछली शताब्दी में इस वजह से अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। दूसरा, देम्यों को अपने क्षेत्रों की राजधानी में रहने के आदेश दिए गए, उन्हें काफ़ी हद तक स्वायत्तता प्रदान की गई। तीसरा, मालिक और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण किया गया तथा उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया। इन सब का मिलाजुला मकसद राष्ट्र के लिए स्थायी आधार बनाना था। देम्यों की राजधानियां बड़ी हुई, जिसके चलते 17वीं शताब्दी मध्य तक जापान में एदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया। इसके अलावा ओसाका और क्योतो अन्य बड़े शहरों के रूप में उभरे। कम से कम 6 ऐसे गढ़ वाले शहर उभरे जहां जनसंख्या 50,000 से अधिक थी। इसकी तुलना में उस समय में ज़्यादातर यूरोपीय देशों में केवल एक बड़ा शहर था। इससे वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था विकास हुआ और वित्त और ऋण की प्रणालियाँ स्थापित हुई। व्यक्तिगत गुण उसके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाने लगे। शहरों में जीवन संस्कृति खिलने लगी, जहाँ तेजी से बढ़ते व्यापारी वर्ग ने नाटक और कलाओं को प्रोत्साहन दिया। चूंकि लोगों को पढ़ने का शौक था, होनहार लेखकों के लिए यह संभव हो सका कि वे केवल लेखन से अपनी जीविका चला ले। एदो में लोग नूडल की कटोरी की कीमत पर किताब किराए पर ले सकते थे। इससे यह पता चलता है कि छपाई किस स्तर पर होती थी और पढ़ना कितना लोकप्रिय था। जापान अमीर देश समझा जाता था क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुएं आयात करता था। इन आयातों के लिए चांदी और सोने में कीमत अदा करने से अर्थव्यवस्था पर भार जरूर पड़ा, जिसकी वजह से तोकुगावा ने कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी। उन्होंने क्योतो के निशिजिन में रेशम उद्योग के विकास के लिए भी कदम उठाए, जिससे रेशम का आयात कम किया जा सके। निशिजिन का रेशम दुनिया भर में बेहतरीन रेशम बनने जाने लगा। मुद्रा का बढ़ता इस्तेमाल, चावल के शेयर बाजार का निर्माण जैसे अन्य विकास दिखाते हैं कि अर्थतंत्र नई दिशा में विकसित हो रहा था। सामाजिक और बौद्धिक बदलाव, मिसाल के लिए प्राचीन जापानी साहित्य के अध्ययन ने लोगों को यह सवाल उठाने पर मजबूर किया कि जापान पर चीन का प्रभाव किस हद तक है, और यह तर्क पेश किया गया कि जापानी होने का सार चीन के संपर्क में आने से बहुत पहले का है। यह सार की कहानी जैसे उच्च प्राचीन साहित्य में और जापान की उत्पत्ति की पौराणिक कथाओं में देखी जा सकती है। ये मिथकीय कहानियां बताती हैं कि इन द्वीपों को भगवान ने बनाया था और सम्राट सूर्य देवी के उत्तराधिकारी थे। गेंजी की कथा देख लेते हैं क्या है। मुरासाकी शिकिबु द्वारा लिखी गई हेयान राज दरबार की एक काल्पनिक डायरी दी टेल ऑफ द गेंजी जापानी साहित्य में प्रमुख कथाकृति बन गई। इस काल में मुरासाकी जैसी अनेक लेखिकाएं उभरी जिन्होंने जापानी लिपि का इस्तेमाल किया, जबकि पुरुषों ने चीनी लिपि का इस्तेमाल शिक्षा और सरकार में होता था। इस उपन्यास में कुमार गेंजी की रोमांचक जिंदगी दर्शाई गई है और हयात राज दरबार के बिजात वातावरण की जीती जागती तस्वीर पेश की गई। इसमें यह भी दिखाया गया है कि औरतों को अपने पति चुनने और अपनी जिंदगी जीने की कितनी आज़ादी थी। मेजी पुनर्स्थापना। 1867 में मेजी वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त किया गया। मेजियों की पुनर्स्थापना पीछे कई कारण थे। देश में तरह तरह का असंतोष था, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीतिक संबंधों की मांग की जा रही थी। इसी बीच 1853 में अमेरिका ने
कोमोडोर मैथ्यू पेरी 1794 से 1858 को जापानी सरकार से एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग के साथ भेजा जिसमें जापान ने अमेरिका के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध बनाए। जापान ने अगले साल ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान चीन के रास्ते में था और अमेरिका चीन में एक बड़ा बाजार देखता था। इसके अलावा अमेरिका को प्रशांत महासागर में अपने बेड़ों के लिए ईंधन लेने की जगह चाहिए थी। उस समय केवल एक ही पश्चिम देश जापान के साथ व्यापार करता था, वह था हॉलैंड। पेरी के आगमन ने जापानी राजनीति पर महत्वपूर्ण असर डाला। सम्राट की अचानक अहमियत बढ़ गई, जिसे तब तक बहुत कम राजनीतिक सत्ता मिली हुई थी। 1867 में एक आंदोलन द्वारा शोगुन को जबरदस्त सत्ता से हटा दिया गया और सम्राट मेजी को एदो ले आया गया। एदो को राजधानी बना दिया गया और इसका नया नामकरण हुआ तोक्यो, जिसका मतलब है पूर्वी राजधानी। अधिकारीगण और लोग यह जानते थे कि कुछ यूरोपीय देश भारत और अन्य जगहों पर औपनिवेशिक साम्राज्य बना रहे हैं। ब्रितानियों के हाथों चीन की हार की खबरें फैल रही थी और उन्हें लोकप्रिय नाटकों में दर्शाया भी जा रहा था। इस सब के चलते लोगों में एक असली डर बन गया था कि जापान भी उपनिवेश बनाया जा सकता है। बहुत से विद्वान और नेता यूरोप के नए विचारों से सीखना चाहते थे, बजाय उनकी अपेक्षा करने के जैसा कि चीन में किया था। कुछ अन्य लोग यूरोपीय लोगों को गैर मानते हुए अपने से दूर रखना चाहते थे, हालांकि वे उनकी नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार थे। कुछ ने देश को बाहरी दुनिया के लिए धीरे धीरे और सीमित तरह से खोलने के लिए तर्क दिया। सरकार ने फुको की क्योहे समृद्ध देश मजबूत सेना के नारे के साथ नई नीति का ऐलान किया। उन्होंने यह समझ लिया कि उन्हें अपने अर्थव्यवस्था का विकास और मजबूत सेना का निर्माण करने की जरूरत है, अन्यथा उन्हें भी भारत की तरह पराधीनता का सामना करना पड़ सकता है। इस कार्य के लिए उन्हें जनता के बीच राष्ट्र की भावना का निर्माण करने और प्रजा को नागरिक की श्रेणी में बदलने की जरूरत महसूस हुई। इसके साथ ही नई सरकार ने सम्राट व्यवस्था पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। सम्राट व्यवस्था जापानी विद्वानों का अभिप्राय है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सम्राट नौकरशाही और सेना इकट्ठे सत्ता चलाते थे और नौकरशाही सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। राजतांत्रिक व्यवस्था के नमूनों को समझने के लिए कुछ अधिकारियों को यूरोप भेजा गया। सम्राट को सीधे सीधे सूर्य देवी का वंशज माना गया, लेकिन साथ ही उसे पश्चिमीकरण का नेता भी बनाया गया। सम्राट का जन्मदिन राष्ट्रीय छुट्टी का दिन बन गया। वह पश्चिमी अंदाज के सैनिक कपड़े पहनने लगा। पेरी का जहाज लकड़ी के ब्लॉक का एक जापानी छापा। जापानी जिन्हें काले जहाज इनकी लकड़ी के जोड़ों को कोलतार से सीलबंद किया जाता था कहते थे। उन्हें ऐसे चित्रों और कार्टूनों में दिखाया गया है जिनमें अजीबोगरीब विदेशी और उनकी आदतों को दर्शाया गया है। ये चित्र जापानी को ढूंढने के शक्तिशाली प्रतीक बन गए। आज विद्वान यह तर्क देते हैं कि जापान कभी बंद ही नहीं था, चूँकि उसकी पूर्वी एशिया के व्यापार में भूमिका थी और उसके लोग हॉलैंड और चीन निवासियों के जरिए बाहरी दुनिया के बारे में जानते थे। कोमोडोर पेरी जापानियों की निगाह से और उसके नाम से आधुनिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिनियम जारी किए जाने लगा। 1890 की शिक्षा संबंधी राजज्ञा ने लोगों को पढ़ने, जनता के सार्वजनिक और साझे हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। 1870 के दशक से नई विद्यालय व्यवस्था निर्माण शुरू हुआ। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया और 1910 तक तकरीबन ऐसी स्थिति आ गई कि स्कूल जाने से कोई वंचित न रहा। पढ़ाई की फीस बहुत कम थी। शुरू में पाठ्यचर्या पश्चिमी नमूनों पर आधारित थी, लेकिन 1870 के दशक के आते आते आधुनिक विचारों पर जोर देने के साथ साथ राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। शिक्षा मंत्रालय पाठ्यचर्या पर किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखता था। जिसे नैतिक संस्कृति का विषय कहा गया, उसे पढ़ना जरूरी था और किताबों में माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती थी। राष्ट्र के एकीकरण के लिए मेजी सरकार ने पुराने गांवों क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। प्रशासनिक इकाई में पर्याप्त राजस्व जरूरी था, जिससे स्थानीय स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं जारी रखी जा सके। साथ ही इकाइयां सेना के लिए भर्ती केंद्रों के काम आ सके।
20 साल से अधिक उम्र के नौजवानों के लिए कुछ अरसे के लिए सेना में काम करना अनिवार्य हो गया। एक आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया। कानून व्यवस्था बनाएगी जो राजनीतिक गुटों के गठन को देख सके, बैठकें बुलाने पर नियंत्रण रख सके और सख्त सेंसर व्यवस्था बना सके। इन तमाम उपायों में सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा। सेना और नौकरशाही को सीधा सम्राट के निर्देश में रखा गया, यानी कि संविधान बनने के बावजूद यह दो गुट सरकारी नियंत्रण के बाहर रहे। लोकतांत्रिक संविधान, आधुनिक सेना, इन दो अलग आदर्शों को महत्व देने के दूरगामी नतीजे हुए। सेना ने और इलाके जीतने के मकसद से मजबूत विदेश नीति के लिए दबाव डाला। इस वजह से चीन और रूस के साथ जंग हुई। दोनों में ही जापान विजयी रहा। अधिक जनवाद की लोकप्रिय मांग अक्सर सरकार की इन आक्रामक नीतियों के विरोध में जाती थी। जापान आर्थिक रूप से विकास करता गया और उसने अपना एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम किया। अपने देश में उसने लोकतंत्र के प्रसार को कुचला, साथ ही उपनिवेशीकृत लोगों के साथ टकराव का रिश्ता कायम किया। अब आता है अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। मेजी सुधारों का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण था। इसके लिए कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया गया। जापान की पहली रेल लाइन 1870-72 में टोक्यो और योकोहामा बंदरगाह के बीच बिछाई गई। वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें यूरोप से आयात की गई। मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया गया। साथ ही उन्हें जापानी विश्वविद्यालयों, स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजा गया। जापानी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भेजा गया। 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ हुआ। मित्सुबिशी और सुमितोमो जैसी कंपनियों को सब्सिडी और करों में फायदे के जरिए प्रमुख जहाज निर्माता बनने में मदद मिली। इससे जापानी व्यापार जापानी जहाजों में होने लगा। जाइबात्सु बड़ी व्यापारिक संस्थाएं जिन पर विशिष्ट परिवारों का नियंत्रण था का प्रभुत्व दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अर्थव्यवस्था पर बना रहा। 1872 में जनसंख्या 3.5 करोड़ थी, जो 1920 में 5.5 करोड़ हो गई। जनसंख्या के दबाव कम करने के लिए सरकार ने प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। पहले उत्तरी टापू होकाइदो की ओर, और जो काफ़ी हद तक स्वतंत्र इलाका था और जहाँ आइनू कहे जाने वाले देसी लोग रहते थे। फिर हवाई और ब्राज़ील और जापान के बढ़ते हुए औपनिवेशिक साम्राज्य की तरफ। उद्योग के विकास के साथ लोग शहरों में आए। 1925 तक 21% जनता शहरों में रहती थी। 1935 तक यह बढ़कर 32% हो गई, 2.25 करोड़। औद्योगिक मजदूरों की संख्या 1870 में 7 लाख से बढ़कर 1913 में 40 लाख पहुंच गई। अधिकतर मजदूर ऐसी इकाइयों में काम करते थे जिनमें 5 से कम लोग थे और जिनमें मशीनें और विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता था। इन आधुनिक कारखानों में काम करने वालों में आधे से ज़्यादा महिलाएं थीं। 1886 में पहले आधुनिक हड़ताल का नियोजन महिलाओं ने किया। 1900 के बाद कारखानों में पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन 1930 के दशक में आकर ही पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक हुई। कारखानों में मजदूरों की संख्या भी बढ़ने लगी। 100 से ज़्यादा मजदूर वाले कारखानों की संख्या 1909 में 1000 थी। 1920 तक आते आते इनकी संख्या 2000 से ज़्यादा हो गई। 1930 के दशक में यह 4000 पहुंच गई। इसके बाद 1940 में $5,50,000 कारखानों में 5 से कम मजदूर काम करते थे। इससे परिवार केंद्रित विचारधारा बनी रही। उसी तरह जिस तरह राष्ट्रवाद मजबूत पैतृक व्यवस्था का सहारा था, जहाँ सम्राट परिवार का कुलपति माना जाता था। उद्योग के तेज और अनियंत्रित विकास और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण का विनाश हुआ। संसद के पहले निम्न सदन के सदस्य तनाको सोजो ने 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन छेड़ा, जब 800 गांववासी जन विरोध में इकट्ठे हुए और उन्होंने सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। तो दोस्तों, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। इनको 2 या 3 पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे चैप्टर लेंथी है। तो चलो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।